गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम पूजा सिंह है और आप सभी का स्वागत है स्किल मास्टर में। मैं आपको भारत स्किल पर जो कॉस्मेटोलॉजी CITES के क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं उन्हें मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो हम लोग 75 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज के इस सेशन में हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम 26 से लेके 105 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उन्हीं टाइम में आपको आंसर करना होगा। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 76। द फर्स्ट स्टेप इन परफॉर्मिंग ए हेयर कलर सर्विस इज टू आइडेंटिफाई। इसे पूछा गया है जब भी हम कोई हेयर कलर सर्विस देते हैं तो उसमें हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है हमारा? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द नेचुरल ग्रोथ पैटर्न, सेकेंड ऑप्शन है नेचुरल लेवल्स, थर्ड ऑप्शन है हमारा न्यूट्रल टोन्स, फोर्थ ऑप्शन हमारा इंटेंसिटी टोन्स। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नेचुरल लेवल, मतलब प्राकृतिक स्तर। देखिए फिर से समझते हैं क्वेश्चन। ये पूछा गया है द फर्स्ट स्टेप इन परफॉर्मिंग ए हेयर कलर सर्विस इज टू आइडेंटिफाई, मतलब हम जब हेयर कलर की सर्विस देने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहला चरण हमारा क्या होगा? हम सबसे पहले किस चीज़ की पहचान करेंगे? तो हम देखेंगे कि जो हमारा क्लाइंट आया हुआ है तो उसके जो हेयर हैं उसका नेचुरल लेवल क्या है, मतलब उसके हेयर थिन हैं, थिक हैं, ड्राई हैं, ऑयली हैं, किस तरह के उसके हेयर हैं, उसी हिसाब से हम उसे हेयर कलर सर्विस देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 77 है ऑल परमानेंट हेयर कलर प्रोडक्ट्स एंड लाइटनर्स कंटेन्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इसमें पूछा गया है कि मतलब जो हम सभी परमानेंट हेयर सर्विस देते हैं तो उसमें जो लाइटनिंग कंटेन और ऑक्सीडेंट एजेंट हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो इसका आंसर इसके ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यूट्रलाइजिंग एजेंट, सेकेंड ऑप्शन है डेवलपर इंग्रेडिएंट्स, थर्ड ऑप्शन है हमारा एल्कलाइजिंग एजेंट इंग्रेडिएंट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा बूस्टर एजेंट। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। ओके, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा एल्कलाइजिंग इंग्रेडिएंट्स। चलिए क्वेश्चन फिर से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल परमानेंट हेयर कलर्स प्रोडक्ट एंड लाइटनर्स कंटेन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मतलब पूछा गया है जो हम परमानेंट हेयर कलर जो हमारे परमानेंट हेयर कलर होते हैं उनके प्रोडक्ट जो लाइटनर्स हमारे हेयर को लाइट करते हैं ना, तो उनमें एक होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और दूसरा कौन सा उसमें प्रोडक्ट होता है, तो वही आपको आंसर करना है। तो हमारा आंसर क्या आया था? एल्कलाइजिंग इंग्रेडिएंट। चलिए समझते हैं एल्कलाइजिंग इंग्रेडिएंट इसका आंसर क्यों आएगा। देखिए जो हमारे हेयर कलर होते हैं ना उसमें अमोनिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे ये सारे केमिकल मिले होते हैं। तो जो अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? अल्कलाइन बेस होते हैं, अल्कली बेस होते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा? एल्कलाइजिंग इंग्रेडिएंट। ओके, समझ में आ गया ना? चलिए एक बार फिर से देखिए। जो हमारे हेयर कलर होते हैं उसमें अमोनिया, हाइड्रोजन ऐसे और भी केमिकल मिले होते हैं। तो ये जो केमिकल होते हैं वो एल्कली बेस होते हैं। तो इसीलिए बाकी जो हमारा हेयर कलर आएगा वो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिले होते हैं और एल्कलाइजिंग इंग्रेडिएंट मिले होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 हाउ लॉन्ग शुड यू वेट बिटवीन कलरिंग, मतलब पूछा गया है कि आप जब कलर का सर्विस ले रहे हैं, हेयर कलरिंग करवा रहे हैं, तो आपको उसके बीच में कितने टाइम तक वेट करना होगा, मतलब कितने टाइम में आप उसको हेयर कलर करवा सकते हैं, रिपीट करवा सकते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हमारे एटलीस्ट 1 वीक, सेकेंड ऑप्शन है एटलीस्ट 2 वीक, थर्ड ऑप्शन है हमारा एटलीस्ट 3 वीक्स, फोर्थ ऑप्शन है हमारा एटलीस्ट 4 वीक। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या आएगा? एटलीस्ट 4 वीक। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है, एटलीस्ट 4 वीक। देखिए इसमें पूछा गया है कि जब हम हेयर कलर सर्विस करवा रहे हैं तो हमें कितने टाइम का गैप करके हमें हेयर कलर करवाना है। तो आप क्या करेंगे 4 वीक के बाद। देखिए अगर आप जल्दी हेयर कलर सर्विस करवा रहे हैं तो भी वो हमारे बाल क्या होंगे? थिन हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, ऐसे रफ नजर आएंगे। देखिए कोई भी केमिकल सर्विस हो तो उसे आप
आप ना उसमें थोड़ा सा ज़्यादा गैप करके करेंगे। अगर जल्दी जल्दी आप कोई भी केमिकल सर्विस लेंगे तो हमारे बाल क्या होंगे, बहुत ही डैमेज हो जाएंगे, स्प्लिट एंड्स हो जाएंगे और फूले फूले ऐसे उड़े उड़े नजर आएंगे। तो इसीलिए आपको अभी कोई भी केमिकल सर्विस लेने अगर जा रहे हैं तो कम से कम 4 वीक तक 4 वीक तक तो वेट करेंगी, स्पेशली कलरिंग में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79, सेमी परमानेंट कलर, मतलब जो सेमी परमानेंट कलर है वो क्या है। तो सेमी परमानेंट कलर में क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विल फेड विदाउट ए लाइन ऑफ डिमार्केशन। सेकेंड ऑप्शन है हमारा इज ओनली यूज्ड ए प्री लाइटनर। थर्ड ऑप्शन है हमारा रिक्वायर्स ए बेस। फोर्थ ऑप्शन है हमारा रिक्वायर्स सॉफ्टनिंग। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर आएगा विल फेड विदाउट अ लाइन ऑफ डिमार्केशन। मतलब सिर्फ इसका मतलब होगा कि जो सीमांकन के बिना ये फीका हो जाएगा, मतलब कि उसको लॉक किए बिना वो फीका पड़ जाएगा कलर। देखिए क्वेश्चन है कि जो सेमी परमानेंट कलर, तो उसके बाद उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा विल फेड विदाउट लाइन ऑफ डिमार्केशन। मतलब देखिए जो हेयर कलर होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे टेम्पररी, एक होता है सेमी परमानेंट, एक होते हैं परमानेंट। जो टेम्परेरी होते हैं ना तो सिर्फ अगर वो उस बाल उन हेयर को हम टेम्परेरी कलर अगर हम करवाए हुए हैं तो उन हेयर को हम अगर वॉश करेंगे ना तो एक ही वॉश में वो चले जाते हैं। बाकी जो सेमी परमानेंट होते हैं तो वो कुछ वीक मंथ तक ऐसे रहते हैं। बाकी जो परमानेंट होते हैं वो लाइफ टाइम तक रहते हैं। तो जो सेमी परमानेंट होते हैं ना तो उन कलर को हमें लॉक करवाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। मतलब जो टाइम टू टाइम उन्हें अगर हम लॉक करवाएंगे तभी वो सही से रहेंगे, वरना वो फीके पड़ जाएंगे वो कलर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, इन ए यूनिफॉर्म लेयर्ड हेयर कट ऑल द हेयर इज। मतलब पूछा गया है इसमें कि जो हमारे एक समान लेयर वाले जो हेयर कट होते हैं उनमें बालों को क्या करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कट एट द सेम लेंथ। सेकेंड ऑप्शन है हमारा कट विथ ए पेरीमीटर गाइडलाइन। थर्ड ऑप्शन है हमारा एलिवेटेड टू 180 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन है हमारा एलिवेटेड टू 45 डिग्री। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा कट एट द सेम लेंथ। देखिए क्वेश्चन को समझिए, इसे पूछा गया है जो हमारे इन अ यूनिफॉर्म लेयर्ड हेयर कट ऑल द हेयर इज। मतलब जो यूनिफॉर्म लेयर्ड मीन्स होता है जो एक समान एक बराबर जो लेयर कटे हुए हेयर होते हैं, एक बराबर से जो कटे होते हैं, तो उन बालों को क्या करते हैं हम उनको क्या करते हैं ना एक बराबर एक समान एक लेंथ में काटते हैं ताकि वो छोटे बड़े मतलब ऐसे ही बहुत अलग अलग ना दिखें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं उनको एक लेंथ में काटते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, कट एट द सेम लेंथ। उनको एक ही लेंथ पे मतलब एक डिसाइडेड लेंथ पर ही काटेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81, ए लॉन्ग लेयर्ड हेयर कट इज़ कट एट ए। इसमें पूछा गया है कि जो लंबे लेयर वाले हेयर कट होते हैं वो क्या हैं, उन्हें क्या करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 0 डिग्री एंगल। सेकेंड ऑप्शन हमारा 45 डिग्री एंगल। थर्ड ऑप्शन हमारा 90 डिग्री एंगल। फोर्थ ऑप्शन हमारा 180 डिग्री एंगल। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर आएगा 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल इसका राइट आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है ए लॉन्ग लेयर्ड हेयर कट इज कट एट ए। मतलब जो हमारे लॉन्ग लेयर हेयर कट होते हैं ना वो उन्हें किस डिग्री पे काटते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तुम्हारा राइट आंसर क्या आया है, 0 डिग्री एंगल। देखिए इस फिगर में देखिए जो हेयर कटिंग एंगल होते हैं ना उनको हम एलिवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा लॉन्ग लेयर हेयर कट होगा ना उनको हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ना, ये जो 0 डिग्री दिया हुआ है ना, ये इस एंगल पर काटेंगे। मतलब उनको नीचे की तरफ लाके लॉन्ग लेयर हेयर कट को काटेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया ना। 1 मिनट। ओके, तो ये है हमारा
हेयर कटिंग एंगल, लॉन्ग लेयर हेयर कट का, उसको हम 0 डिग्री के एंगल पर हेयर कट करेंगे जब भी कोई लॉन्ग लेयर हेयर कट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 82 व्हेन यूजिंग ए बार्बर कॉम्ब ड्यूरिंग ए हेयर कट द नैरो एंड इज यूज टू अलाउ द। इससे पूछा गया है कि जब भी हम किसी बार्बर कॉम्ब का यूज़ करेंगे तो उसका जो एंड है ना, जो नैरो एंड है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शनिंग ऑफ द हेयर, सेकंड ऑप्शन है हमारा सीयर टू गेट वेरी क्लोज टू द हेड, थर्ड ऑप्शन है हमारा सीयर टू स्टे स्ट्रेट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा सेक्शनिंग वी स्मूथ। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सीयर टू गेट वेरी क्लोज टू द हेड, मतलब जो हमारे शेयर्स होते हैं उनको सिर के बहुत ही पास ले जाने के लिए। ओके, इसका राइट आंसर आएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन फिर से समझते हैं। देखिए पूछा गया है व्हेन यूजिंग ए बार्बर कॉम्ब ड्यूरिंग ए हेयर कट द नैरो एंड इज यूज टू अलाउ, मतलब जो हमारे बार्बर कॉम्ब होते हैं जब उनको हम यूज़ करेंगे ना तो उस टाइम में हमारे जो बार्बर कॉम्ब होगा उसका जो नैरो एंड होगा ना उसका यूज़ हम कहाँ करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन था हमारा सेक्शनिंग ऑफ द हेयर, तो मतलब कि बालों की सेक्शनिंग करने के लिए। देखिए जो बालों की सेक्शनिंग करते हैं ना उनको हम टेल कॉम्ब से करते हैं, जो ऐसे नुकीले होते हैं ना कॉम्ब, उनसे हम सेक्शनिंग करते हैं बालों की। सेकेंड ऑप्शन तो हमारा राइट आंसर है। थर्ड ऑप्शन हमारा सीयर टू स्टे स्ट्रेट, मतलब कैंची को सीधा रखने के लिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा सेक्शनिंग भी स्मूथ, मतलब सेक्शन को जो स्मूथ करने के लिए सेक्शनिंग को, जी ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारा सीएस टू गेट वेरी क्लोज टू द हेड। चलिए फिर से समझते। देखिए ये जो दिया हुआ है ना, ये हमारा है बार्बर कॉम्ब। ये क्या है? बार्बर कॉम्ब। इसमें क्या है, हेयर ड्रेसर क्या कर रहा है, एक जो हमारा मेल क्लाइंट आया हुआ है ना उससे क्या कर रहा है, उसके बालों को कट कर रहा है। वो क्या किया है, इस जो देखिए ये कॉम्ब है ना, ये बार्बर कॉम्ब है, उसको हेड के एकदम क्लोज, मतलब सिर के एकदम पास ले जाके हेयर को कट कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हेयर को कट कर रहा है। ओके, अब समझ में आया? ये देखिए यहाँ पे हमारा बार्बर कॉम्ब दिया हुआ है और बार्बर कॉम्ब का जो ये होता है नैरो एंड। ये जो ऑप्शन है, ये जो पोर्शन है ये हमारा नैरो एंड है। तो क्या किया है, ये जो हेयर ड्रेसर है इस नैरो एंड का यूज़ करके जो क्लाइंट है ना उसके हेड के एकदम पास ले जाके उसके बाद उसके हेयर को कट कर रहा है। ओके, अब आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक मिनट, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83, इन हेयर कट डिज़ाइन लाइन्स दैट आर प्रोपोर्शनेट आर एस्टेब्लिश्ड बाय यूजिंग, मतलब इसमें पूछा गया है कि हेयर कट में जो डिज़ाइन लाइनें होती हैं ना वो जो प्रोपोर्शनेट होती हैं उनका उपयोग किसको एस्टैब्लिश करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है रेफरेंस पॉइंट, सेकंड ऑप्शन है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, थर्ड ऑप्शन है कटिंग लाइंस, फोर्थ ऑप्शन है सब सेक्शंस। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा रेफरेंस पॉइंट। क्वेश्चन फिर से समझिए। पूछा गया है इन हेयर कटिंग डिज़ाइन लाइंस दैट आर प्रोपोर्शनेट आर एस्टैब्लिश्ड बाय यूजिंग, मतलब जो अगर हम हेयर कट डिज़ाइन लाइन होता है उसमें जो हमारे प्रोपोर्शनेट में होता है, अनुपातिक जो होते हैं उनका यूज़ हम किस चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए करते हैं। तो उसका यूज हम रेफरेंस पॉइंट मतलब संदर्भ बिंदु करने के लिए करते हैं। चलिए इसको समझते हैं फिर से इस पिक्चर के और थ्रू। और तो इसमें देखिए रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे है रेफरेंस पॉइंट ऑन द हेड मार्क वेयर द सरफेस ऑफ द हेड चेंज सच एज द ईयर्स, जॉ लाइन, ऑसिपिटल बोन्स और एपेक्स। जैसे इसमें बताया गया है जो रेफरेंस पॉइंट हमारा होता है ना वो हमारे जो हेड मार्क होते हैं, हेड मार्क का जो सरफेस एरिया जहाँ से चेंज होता है ना वहाँ से, जैसे कि हमारे ईयर, हमारे जॉ लाइन, ऑसिपिटल बोन्स, एपेक्स, ये सब जो पार्ट होते हैं ना जहाँ पे चेंज होते रहते हैं हमारे, उनको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि एक मिनट, जैसे कि जो टॉप का एरिया है ना जो हमारा रेफरेंस पॉइंट, ये जो है
ये क्राउन ये भी एक हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, ये साइड का जो एरिया ये भी रेफरेंस पॉइंट होगा, नेप होगा ये भी रेफरेंस पॉइंट होगा। तो इसी यही सब हमारे क्या होंगे, रेफरेंस पॉइंट होंगे। चलिए एक बार फिर से समझा देती हूँ मैं आपको, एक मिनट। देखिए फिर से देखिए, रेफरेंस पॉइंट ऑन द हेड मार्क वेयर द सरफेस ऑफ द हेड, मतलब इसमें बताया गया है जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना, हेड मार्क मतलब जहाँ पे हमारे जो हेड का सरफेस होता है ना वो बदलता है, मतलब जो सिर की हमारी सतह होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे कि जब हम ईयर से जॉ लाइन पे जाएंगे तो भी हमारा वो जो हेयर का सरफेस होता है ना वो बदल जाएगा। और ऐसे हम जॉ लाइन से जब ऑसिपिटल बोन पे अपने जाएंगे तो भी हमारा जो हेड का सरफेस होता है वो भी चेंज हो जाएगा। ऐसे ही हम ऑसिपिटल बोन से एपेक्स पर जाएंगे तब भी हमारा जो हेड का सरफेस होगा ना वो भी चेंज हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे ऐसे जो हमारा एरिया चेंज होता रहता है ना वही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, ए गाइडलाइंस दैट डज नॉट मूव एज द हेयर कट प्रोग्रेस इज कॉल्ड है। मतलब इसमें पूछा गया है कि जो एक गाइडलाइन होती है वो हेयर कटिंग के साथ मूव नहीं होती है, मतलब घूमती नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैवलिंग गाइडलाइंस, सेकंड ऑप्शन है हमारा इंटीरियर गाइडलाइंस, थर्ड ऑप्शन है हमारा फर्स्ट गाइडलाइंस, फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्टेशनरी गाइडलाइन। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्टेशनरी गाइडलाइन। देखिए इस स्टेशनरी गाइडलाइन जो है ना, इसको आंसर देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर स्टेशनरी गाइडलाइन। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम हेयर कटिंग करते हैं ना तो हमारी जो गाइडलाइन होती है वो मूव नहीं करती, मतलब आगे बढ़ती नहीं चलती नहीं रहती है, उससे हम क्या कहते हैं, वो स्टेशनरी मतलब जो स्थिर होते हैं उस गाइडलाइन को हम स्टेशनरी गाइडलाइन कहते हैं, जो हमारे मूव नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या है, स्टेशनरी गाइडलाइन। इसको समझते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गाइडलाइंस ब्लो पैटल इज एक्सटीरियर एबव इज इंटीरियर, मतलब जो हमारे गाइडलाइन होते हैं ना वो पैटल इज के नीचे और एबव इज इंटीरियर। तो इसका यहाँ पे देखिए हमारे जो गाइडलाइन है ना दो तरह के दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे दिया है स्टेशनरी और यहाँ पे दिया है हमारे ट्रैवलिंग दिया हुआ है। तो जो हमारे देखिए इसमें लिखा हुआ है ऑल हेयर कम्स टू सेम पॉइंट, मतलब जो हमारे सारे हेयर होते हैं ना एक ही पॉइंट में एक ही जगह पे केंद्रित करते हैं। ओवर डायरेक्शन कैन बी यूज, जो इसमें ना ओवर डायरेक्शन का यूज किया जाता है। इसमें हमारे जो हेयर होते हैं ना ऐसे एक ही पॉइंट पे आके कटते हैं, मतलब ऐसे अगर बालों को ले जाएंगे ना तो ऐसे ऊपर करके ही कट कर देंगे। बाकी जो ट्रैवलिंग गाइडलाइन में होता है ना तो हमारे कुछ हेयर यहाँ तो कुछ हेयर यहाँ तो कुछ हेयर यहाँ, ऐसे करके हमारे जो बाल होते हैं वो ट्रैवल करके कटते रहते हैं। बाकी जो स्टेशनरी में होता है ना उसमें सारे बालों को अगर यहाँ पे लाके काटा जा रहा है, अगर यहाँ फ्रंट के बालों को आप टॉप पे लाके काट रहे हैं ना तो जो एंड के बाल हमारे होते हैं ना इनको भी हम यहीं पे ले जाके, ये कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, एक मिनट फिर से समझिए। इसमें देखिए जो हमारे अगर टॉप के बाल जो ना यहाँ के टॉप के बाल हैं जो हमारे टॉप के हेयर हैं, अगर ये टॉप इधर से हेयर है ना अगर यहाँ पे लाके काट रहे हैं हम टॉप पर ना तो जो हमारी ये एपेक्स को तो जाएंगे ही, बाकी जो ऑसिपिटल बोन्स के और जो नेप एरिया के बाल भी होंगे वो टॉप पर ही आके कटेंगे, तो वो होते हैं हमारे स्टेशनरी गाइडलाइन, मतलब ये सारे एक ही जगह पे आके हेयर कट होंगे। ओके, अब समझ में आएगा आई थिंक सबको। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85, अंडर व्हाट कंडीशन शुड ऑयल बेस्ड मेकअप बी यूज इंस्टेड ऑफ वाटर बेस्ड मेकअप। मतलब इसमें पूछा गया है जो हमारे वाटर बेस्ड मेकअप होते हैं उनके बजाय अगर हम ऑयल बेस्ड मेकअप का यूज़ करते हैं तो वो मेकअप किन परिस्थितियों में किया जाएगा। मतलब पूछा गया है कि वाटर बेस्ड मेकअप को हम वाटर बेस्ड मेकअप के बजाय अगर हम ऑयल बेस्ड मेकअप का यूज़ करेंगे ना तो वो किस स्थिति में किया जाएगा। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इफ़ समवन हैज एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, मतलब जो किसी के बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन होते हैं। सेकंड ऑप्शन है व्हेन अप्लाई मेकअप फॉर समवन अपीयरिंग ऑन टीवी और फिल्म, मतलब जब कोई टीवी और फिल्म के लिए कुछ काम कर रहा है तो उनके लिए। थर्ड ऑप्शन है इन ह्यूमन क्लाइमेट्स, मतलब इन ह्यूमन क्लाइमेट्स, मतलब जो नम जलवायु में रहते हैं जो। और बाकी सेकंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या आएगा,
इसका आंसर आएगा हमारा इफ़ समवन हैज़ एक्सट्रीमली ड्राई स्किन। एक बार क्वेश्चन फिर से समझते हैं। इसे पूछा गया अंडर व्हाट कंडीशन शुड ऑयल बेस्ड मेकअप बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाटर बेस्ड मेकअप, मतलब किस कंडीशन में हम वाटर बेस्ड मेकअप की जगह पर ऑयल बेस्ड मेकअप का यूज़ करेंगे। देखिए जब किसी का ड्राई स्किन है, देखिए वाटर बेस्ड मेकअप क्या होगा, वाटर बेस्ड मेकअप को एक टाइम पे वो सूख सकता है, लेकिन जो ऑयल बेस्ड मेकअप होता है ना वो लॉन्ग टाइम तक हमें इफेक्ट देगा, शाइन देगा। तो इसीलिए हम जब किसी के ड्राई स्किन होते हैं, देखिए क्या होता है जब किसी के बाल बहुत ही ड्राई होते हैं, डैमेज होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ऑयलिंग कीजिए अपने बालों पे, तभी आपके बाल थोड़े अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, कंडीशन लगाइए। तो इसी तरह जब हमारी स्किन बहुत ही ड्राई है तो उस पर हम ऑयल बेस्ड मेकअप की यूज़ करेंगे। ओके, तो बाकी जो सेकेंड थर्ड ऑप्शन है इन सब पर हम क्या नाम है ऑयल बेस्ड मेकअप का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, डार्कर फाउंडेशन ऑन द नोज एंड लाइटर फाउंडेशन ऑन द चीक्स एट द साइड ऑफ द नोज इज करेक्टिव। इसमें पूछा गया है कि मतलब डार्क कलर का फाउंडेशन हम नोज़ पर और लाइट कलर के फाउंडेशन का हम चीक पर और नोज के साइड पर करते हैं, तो किस तरह का करेक्टिव मेकअप होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया हमारे फ्लैट नोज, सेकंड ऑप्शन है हमारा स्मॉल नोज, थर्ड ऑप्शन है हमारा ब्रॉड नोज, फोर्थ ऑप्शन है हमारा लार्ज नोज। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा हमारा लार्ज नोज, मतलब जो बड़ी नाक होती है, लंबी नाक होती है, उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखिए क्वेश्चन है कि जब हमारे किसी के नोज़ हैं, किसी भी क्लाइंट के नोज़ जिसके उनके अगर क्लाइंट है ना अगर आया हुआ है तो उसकी नाक पे अगर हम डार्क कलर के फाउंडेशन को अगर नोज़ पे लगा रहे हैं, फ्रंट पे नोज़ के, और जो लाइट कलर के फाउंडेशन है उनको चीक पर, और जो नोज़ है उसके साइड पर भी अगर करना है, तो वो करेक्टिव मेकअप क्या होगा, लार्ज नोज का। देखिए जब किसी के लंबे नाक आएंगे या बड़े नाक आएंगे, तो किसी क्लाइंट के अगर लंबे नाक होंगे तो हम क्या करेंगे, तो उनकी जो नाक होगी ना उसके जो फ्रंट पे हम क्या करेंगे, डार्क फाउंडेशन का यूज़ करेंगे, और साइड में लाइट फाउंडेशन का यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारे नोज़ हैं वो थोड़े से मिड मतलब नॉर्मल दिखाई दें, लंबे ना दिखें। इसीलिए हम इस करेक्टिव मेकअप का यूज़ करते हैं। ओके, बाकी फ्लैट नोज, स्मॉल नोज, ब्रॉड नोज में ये सब मेकअप, ये इस तरह का मेकअप नहीं किया जाएगा। इसके लिए अलग तरह से मेकअप किया जाएगा, अलग तरह से करेक्टिव मेकअप किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन हाईलाइटिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू फॉरगेट द टी जोन। व्हाट इज़ द टी जोन, मतलब पूछा गया है जब हम अपने फेस की हाईलाइटिंग करते हैं, देखिए हाइलाइटर का यूज़ करते हैं अपने फेस पे ना, ताकि हमारे फेस शाइनी दिखे और अट्रैक्शन हो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अपने टी जोन को कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारे हाइलाइटर जो ना वो टी जोन पर यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें पूछा गया कि टी जोन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फोरहेड, नोज़ एंड चिन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा आईब्रो, नोज़ एंड नेक, थर्ड ऑप्शन है हमारा फोरहेड टू चिन एंड ईयर टू ईयर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या आएगा, फोरहेड, नोज़ एंड चिन। देखिए इसे पूछा गया था कि टी जोन क्या है, बाकी जो हाइलाइटर का यूज ये सब तो आपको सिर्फ ऐसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपली पूछा गया था कि फोरहेड टी जोन क्या है। तो टी जोन देखिए समझते हैं, टी जोन क्या है, द स्किन इन द टी जोन विच इंक्लूड्स द फोरहेड, चिन एंड नोज। मतलब जो स्किन होती है ना उसमें फेस का जो स्किन है उसमें हमारे फोरहेड, चिन और नोज़ जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। देखिए इस फिगर में क्लियरली बताया गया। देखिए जो हमारे फोरहेड हैं, ये फोरहेड से नोज़ आया है और नोज़ से ये चिन तक आया है, तो हमारे सिंपली एक टी बन गया है। इसी एरिया को बोलते हैं हम टी जोन। ओके, ये हमारा एरिया क्या है, ये टी जोन है। आगे देखिए, इस ऑयलियर देन अदर एरियाज, मतलब ये जो टी जोन होते हैं ना हमारे फोरहेड, नोज़ और चिन जो होते हैं ये ऑयली होते हैं, बाकी जो एरिया होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा ऑयली होते हैं। इट साइंस एंड टेंड्स टू डेवलप इम्प्योरिटीज़, ये साइन करते हैं और इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालते हैं। और आगे, एज द सीबेसियस ग्लैंड इन दिस एरिया ऑफ द फेस आर स्पेशली एक्टिव। इन एरिया में जो हमारे होते हैं, हमारे जो टी जोन में होते हैं, टी जोन में हमारे जो सीबेसियस ग्लैंड होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। द चीक्स ऑन द अदर हैंड आर नॉर्मली टू ड्राई, मतलब उसी उधर ऐसे ही देखा जाए दूसरी ओर तो हमारे जो चीक होते हैं ना वो ड्राई होते हैं इनके अकॉर्डिंग।
मतलब इसमें बताया गया है जो हमारे टी जोन होते हैं, मतलब जो हमारे फोरहेड, चिन और नोज होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ऑयली होते हैं। बाकी जो हमारे चीक होते हैं वो ड्राई होते हैं। आई थिंक आप लोग को टी जोन समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, ए बेसिक रूल ऑफ मेकअप एप्लीकेशन इज़ दैट अ लाइटर शेड ऑफ फाउंडेशन। अब इसमें पूछा गया है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन आया था, ये फिर से आया हुआ है, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसमें पूछा गया है कि हमारे मेकअप एप्लीकेशन का बेसिक रूल क्या कहता है जब हम किसी लाइटर शेड का यूज़ करते हैं। तो इसके आंसर सबको पता होगा, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आंसर सबको पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्फेसिस फेशियल एरिया, मतलब किसी पर्टिकुलर फेशियल एरिया के पार्ट पर जोर देता है, ये उसको बढ़ावा देता है। बाकी इस पर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, द टर्म योगा इज सेड टू मीन, मतलब योगा का मतलब क्या है, योगा का अर्थ क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हमारे, द यूनियन ऑफ द सन, मून एंड अर्थ, मतलब जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का मिलन। सेकंड ऑप्शन हमारे द यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इन कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस। सेकंड ऑप्शन कहता है हमारे जो कम्युनिकेशन, अवेयरनेस में जागरूकता जो होता है, अवेयरनेस, सॉरी एक मिनट, इसमें कुछ कहा गया है कम्युनिकेशन, अवेयरनेस हमारे और मन, माइंड, स्पिरिट, बॉडी, माइंड, इन सब का जो मिलन होता है इनको बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा द यूनियन ऑफ माइंड, सोल एंड बॉडी, मतलब हमारे दिमाग, हमारी आत्मा, हमारे शरीर का मिलन। फोर्थ ऑप्शन हमारा द यूनियन ऑफ माइंड एंड फूड, मतलब दिमाग और खाने का मिलन। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा द यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इन कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर आएगा। क्योंकि जो योगा होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, द यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, मतलब जो ये हमारे मन, हमारे शरीर, हमारी आत्मा, हमारे जो कम्युनिकेशन, हमारे जो संवाद होते हैं और जो अवेयरनेस होती है, जागरूकता होती है, इन सभी के मिलन को हम योगा कहते हैं। योगा करने से हमारे माइंड, बॉडी और स्पिरिट इन कम्युनिकेशन, अवेयरनेस, ये सब का एक मिलन होता है। तो यही हमारा योगा का मतलब होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा द यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इन कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 90, देयर आर 3 इंटरनल लॉक्स और बंधाज employed in yoga. If you are engaging मूलबंध, what part of the body you are locking? मतलब कहा गया है कि 3 तरह के इंटरनल लॉक होते हैं, या फिर उनको हम बंधाज भी, मतलब बंध बोलते हैं। तो इसे पूछा गया है कि योगा में हमारे, इसमें कहा गया है कि हमारी योगा में 3 इंटरलॉक या फिर 3 बंध होते हैं। तो अगर हम मूल बंध करने जा रहे हैं तो हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट लॉक होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिए हमारे द चिन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा द एब्डोमिनल्स, थर्ड ऑप्शन है हमारा द पेल्विक फ्लोर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए आप लोगों ने योगा में बंध तो पढ़ा होगा, ये जो हमारे कॉस्मेटोलॉजी के सिलेबस में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन फिक्स हैं, ज़रूर आएंगे पेपर में, आपके क्वेश्चन ज़रूर आने ही आने हैं। एक दो क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा आपके, इतना तो याद रखिएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देख समझिए इसको। इसमें कहा गया कि जो 3 इंटरलॉक होते हैं, ठीक है, या फिर उनको हम बंध भी बोलते हैं। तो जब हम मूल बंद करेंगे तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट लॉक होगा। तो इसका आंसर आएगा द पेल्विक फ्लोर। देखिए तो पेल्विक फ्लोर, चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया बंध जो होते हैं, देखिए इंटरनल एनर्जी लॉक द बंधा, मतलब जो हमारे एनर्जी लॉक होते हैं ना अंदर से, एनर्जी जो होते हैं उनको लॉक करता है, उनको हम बंध बोलते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट दिया हुआ है हमारा, ये फर्स्ट है हमारा जलंधर बंध, ये हमारे नेक को लॉक करता है, गले को, ओके। और सेकेंड बंध है हमारा उड़ान बंध। उड़ान बंध क्या करता है, ये डायफ्राम को, हमारे पेट को जो होता है ना, स्टमक को, इसको लॉक करता है। और थर्ड है हमारे मूल बंध, हमारे रूट को या फिर इसको पेल्विक फ्लोर को लॉक करता है। देखिए वैसे तो अभी हम पढ़ रही हूँ ना, जैसे जलंधर बंध, उसके बाद उड़ान, उसके बाद मूल, लेकिन नहीं, देखिए इसको नीचे से देखा जाता है, जैसे नीचे से, जैसे पहला होगा हमारा
मूल बंध, इसको कभी भी आप टॉप से नहीं, जैसे देखिए एग्जाम में आ सकता है ना कि हमारा पहला बंध कौन सा है, तो कभी भी आप फर्स्ट जो बंध होता है ना उसको जलंधर नहीं चूज करेंगे, उसको आप मूल बंध ही चूज करेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट है मूल रहेगा, सेकेंड आएगा उड़ियान, और थर्ड जो हमारा आएगा ये है जलंधर। फर्स्ट हमारा मूल, सेकेंड हमारा उड़ियान, थर्ड हमारा जलंधर बंध होगा। ठीक है, कभी भी आप जलंधर को फर्स्ट मत चूज कीजिएगा, फर्स्ट आप हमेशा मूल बंध को ही चूज करिएगा। ओके ओके ओके, देखते हैं चलिए। तो सिंपल ही पूछा गया था कि हमारा जो मूल बंध किसको लॉक करता है, वो हमारे पेल्विक फ्लोर। इसमें जो देखिए जो रूट लॉक है ना, यहीं पे हमारा पेल्विक फ्लोर पाया जाता है। एक मिनट बताती हूँ फिर से आपको। जो ये रूट लॉक है ना, मूल बंध रूट लॉक, तो यहीं पे हमारे जो पेल्विक फ्लोर होते हैं ना वो पाए जाते हैं। तो उस एरिया को क्या करता है, लॉक कर देता है। तो यही हमारा पेल्विक फ्लोर राइट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ दीज इज आर योगा बंधास, मतलब इनमें से कौन से हमारे योग बंध हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन दिया हमारे मूल बंध, सेकंड ऑप्शन है उड़ियान बंध, थर्ड ऑप्शन है हमारे जलंधर बंध, फोर्थ ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दीज। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन समझा होगा ना तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर तुरंत दे सकते हैं इसका। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। एक्चुअली इसका आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग समझते होंगे और अभी आपने देखा भी था। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। देखिए हमारे जो बंध होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है मूल बंध, दूसरा हमारा होता है उड़ियान बंध, थर्ड हमारा होता है जलंधर बंध। तो ये हमारे जो तीनों बंध होते हैं ये हमारे बंध योग में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 92, द टर्म योगा इज सेड टू मीन। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से, बाकी ऑप्शन बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या आएगा, द यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इन कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस। जो योगा होता है वो हमारे मन, हमारे शरीर, हमारे आत्मा और जो संवाद होते हैं, जो जागरूकता होती है, उन सबका मिलन होता है योगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, चक्र इज, मतलब चक्र क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे 3 पार्ट्स ब्रीथ, सेकंड ऑप्शन है हमारा सेड टू बी द व्हील ऑफ लाइट एंड दैट रिफर्स टू द 7 फिजिकल एरियाज ऑफ द बॉडी, थर्ड ऑप्शन है हमारा शाइनिंग स्कल ब्रीथ, फोर्थ ऑप्शन है हमारा द प्लेस बिटवीन द आइज। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या आएगा, सेड टू बी द व्हील ऑफ लाइट दैट रिफर्स टू द 7 फिजिकल एरियाज ऑफ द बॉडी। चलिए फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। चक्र क्या है, पूछा गया कि चक्र क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर आया है सेट टू द व्हील ऑफ द लाइट, मतलब इन जो चक्र है ना इन्हें प्रकाश चक्र कहा जाता है, मतलब व्हील ऑफ लाइट मतलब प्रकाश चक्र कहा जाता है। दैट रिफर्स टू द 7 फिजिकल एरियाज ऑफ द बॉडी। जो ये 7 चक्र होते हैं ये हमारे फिजिकल एरिया, जो हमारा जो भौतिक क्षेत्र होता है, भौतिक एरिया होता है ना हमारे शरीर का, उनकी ओर संकेत करते हैं। दैट रिफर्स टू द 7 फिजिकल एरिया ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी के ये हमारे फिजिकल एरिया की ओर संकेत करते हैं, ये 7 जो चक्र होते हैं। बाकी जो 3 पार्ट ऑफ ब्रीथ, थर्ड ऑप्शन शाइनिंग स्कल ब्रीथ, फोर्थ ऑप्शन द प्लेस बिटवीन द आई, ये सब रॉन्ग आंसर है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेजेंडरी फाउंडर ऑफ योगा टीचिंग्स। जैसे पूछा गया है कि योग शिक्षण के जो महान संस्थापक होते हैं, जो लेजेंडरी फाउंडर हैं, उनका क्या नाम है, वो कौन है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा प्राणायाम, सेकंड ऑप्शन हमारा पतंजलि, थर्ड ऑप्शन हमारा पुकीवियर, थर्ड ऑप्शन हमारा गौतम बुद्धा। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पतंजलि। देखिए
पूछा गया था कि हमारे जो लेजेंडरी फाउंडर होते हैं, महान संस्थापक जो हैं योगा के, उनका क्या नाम है। तो जो पतंजलि ऋषि है ना, वही हमारी योगा के संस्थापक हैं। उन्होंने ही योगा का प्रारंभ किया था, वही योगा को स्टार्ट किए थे। उन्हीं की वजह से आज हम लोग योगा कर पाते हैं, हम फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। तो हमारे जो लेजेंडरी फाउंडर हैं योगा के, वो हैं पतंजलि ऋषि। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज़ अनदर वर्ड ऑफ मेडिटेशन। मतलब मेडिटेशन मीन्स होता है जो ध्यान होता है हमारा, ध्यान जो हम करते हैं उसका दूसरा नाम क्या है। ओह सॉरी, मैंने तो आंसर ही बता दिया आप लोग को। चलिए, व्हाट इज़ द अनदर वर्ड ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन का दूसरा नाम, दूसरा शब्द क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ध्यान, सेकेंड ऑप्शन है हमारा मोक्ष, थर्ड ऑप्शन है हमारा प्राणायाम, फोर्थ ऑप्शन है हमारा समाधि। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इजी है। ध्यान से समझिए, आंसर कीजिए। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ध्यान। देखिए, जो मेडिटेशन होता है ना, उसको ही हम ध्यान बोलते हैं। ध्यान मेडिटेशन दोनों एक ही मतलब बनता है दोनों का। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ध्यान। बाकी मोक्ष, प्राणायाम, समाधि, प्राणायाम तो प्राणायाम ही होता है, अलग से प्राणायाम कई तरह के होते हैं। समाधि और मोक्ष ये नहीं आएगा। हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ध्यान आएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज़ द हाईएस्ट चक्र। मतलब सबसे ऊंचा जो चक्र है वो कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रूट और बेस, सेकंड ऑप्शन है हमारा क्राउन, थर्ड ऑप्शन है हमारा थ्रोट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा हार्ट। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, क्राउन। क्वेश्चन में पूछा गया था हमारा हाईएस्ट चक्र, सबसे ऊंचा चक्र, जो टॉप का चक्र है वो कौन सा है। तो हमारा जो रूट होता है वो तो एकदम लो, सबसे नीचे का चक्र है। थॉट तो मिडिल में आता है, हार्ट भी मिडिल में आता है। जो क्राउन होता है वो टॉप पर आता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो 7 चक्र दिए हुए हैं, देखिए बाकी सारे से इसमें, एक मिनट, यहाँ पे आपको सारे जो 7 चक्र हैं उनके नाम दिए हुए हैं। बाकी जो कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं ना, बॉडी के किस पार्ट पे, वो ये बताए गए हैं यहाँ पे आपको 7 चक्र के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे बॉडी के किस पार्ट में पाए जाते हैं उनका एरिया बताया गया है। देखिए जो हमारा क्राउन चक्र है, देखिए ये सबसे टॉप पर जो पर्पल कलर का दिखा रहा है ना क्राउन चक्र, ये क्राउन चक्र को हम सहस्त्रार चक्र भी बोलते हैं। ये हमारे टॉप पे, ये हमारा हाईएस्ट चक्र है। ओके, समझ गए होंगे आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट काइंड ऑफ फाउंडेशन शुड यू यूज़ फॉर फिल्म और फोटोग्राफी। पूछा गया है कि हम फिल्म और फोटोग्राफी पर पूछा गया है यहाँ पे कि हम फिल्म और फोटोग्राफी के लिए किस तरह के फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन दिए हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है लिक्विड, सेकेंड ऑप्शन है हमारा क्रीम, थर्ड ऑप्शन है हमारा डुअल फिनिश, फोर्थ ऑप्शन है हमारा सॉलिड। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। गुड गुड गुड। इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा क्रीम। देखिए जब हम कोई फिल्म कर रहे हैं, फोटोग्राफी फ़ोटोशूट के लिए जा रहे हैं अगर, तो हम क्या करेंगे, अपने स्किन पर क्रीम बेस्ड फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। हम उसमें लिक्विड फाउंडेशन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फिल्म और फोटोग्राफी करते हैं तो जो कैमरे की लाइट होती है उससे हमारा जो मेकअप होता है ना वो मेल्ट हो सकता है। इसलिए हम लिक्विड फाउंडेशन का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही सॉलिड का करेंगे, क्योंकि सॉलिड कैमरे की लाइट में थोड़ा सा ऐसे क्या कहें स्पॉटेड नज़र आता है, धब्बा धब्बा टाइप का। और डबल फिनिश इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, क्रीम बेस्ड फाउंडेशन का यूज़ करेंगे फोटोग्राफी के लिए। क्वेश्चन नंबर 98, इफ़ यू आर ट्राइंग टू कवर अप ए पिम्पल यू शुड यूज़। मतलब अगर आप किसी पिंपल को कवर करने की ट्राई कर रहे हैं, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है एक कंसीलर विथ ग्रीन इन इट, मतलब एक कंसीलर जो हरे रंग का हो। सेकेंड ऑप्शन हमारा ए सेपरेट डार्कर बेस फॉर दैट एरिया। थर्ड ऑप्शन है हमारा सेकेंड ऑप्शन ए सेपरेट डार्कर बेस फॉर दैट एरिया, मतलब एक अलग से डार्क कलर के बेस का यूज़ करेंगे उस एरिया के लिए। थर्ड ऑप्शन हमारा ए लिक्विड कंसीलर, एक लिक्विड कंसीलर का यूज़ करेंगे। फोर्थ ऑप्शन हमारा वन शुड नॉट कवर पिंपल एट ऑल, मतलब हम पिंपल को कवर ही नहीं करेंगे, छुपाएंगे ही नहीं। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए।
वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? कंसीलर विथ ग्रीन इट। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर आएगा। देखिए, जब भी आपको पिंपल हो जाता है, आपके फेस पे पिंपल है, तो पिंपल हमारे मैक्सिमम क्या होते हैं, वो रेड कलर के होते हैं। तो जब भी हम किसी अपने फेस के किसी भी दाग धब्बे को, किसी भी ब्लेमिशेस को छुपाने की कोशिश करते हैं ना, तो जिस कलर का हमारा जो पिंपल या भी कोई भी दाग धब्बा है ना, उसके अपोजिट कलर के हम कंसीलर का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर ग्रीन कलर का कोई धब्बा है तो हम क्या करेंगे, रेड करेंगे, और रेड कलर का कोई दाग धब्बा पिंपल कुछ भी है तो हम क्या करेंगे, ग्रीन करेंगे। तो इसी तरह हमारा पिंपल रेड है तो उसका अपोजिट कलर हम यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर के कंसीलर का यूज़ करेंगे। ये क्या करता है, ग्रीन कलर का कंसीलर हमारे जो रेड पिंपल होते हैं उनको छुपा देता है। उसके बाद हम फाउंडेशन और बाकी जो मेकअप प्रोडक्ट हैं उनका यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स, मतलब जो हमारे प्राथमिक कलर होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं, वो कौन से हैं, वो क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पर्पल, ब्लू एंड येलो। सेकंड ऑप्शन है हमारा ग्रीन, रेड एंड ब्लू। थर्ड ऑप्शन है हमारा ब्लू, येलो एंड रेड। फोर्थ ऑप्शन है ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से करिए सभी लोग, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। बहुत अच्छे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा, ब्लू, येलो एंड रेड। मतलब जो नीला, पीला और लाल कलर होता है, ये हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं। देखिए, प्राइमरी कलर क्या होते हैं, जो हमारे नेचर से प्राप्त होते हैं, जो नेचर से प्राप्त होते हैं, जिन्हें बनाया नहीं जा सकता है, उन्हें हम प्राइमरी कलर बोलते हैं। बाकी जो पर्पल, देखिए पर्पल, ब्लू एंड येलो, इनमें से हम पर्पल को बना सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में ग्रीन, रेड, ब्लू, इनमें से हम ग्रीन को बना सकते हैं। थर्ड ऑप्शन तो हमारा राइट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन ब्लैक, वाइट एंड ग्रे, देखिए हम ब्लैक, वाइट, ग्रे तीनों को बना सकते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ब्लू, येलो एंड रेड, ये हमारे प्राइमरी कलर हैं। देखिए, आज आप लोग बोल रहे हैं मैम शोर आ रहा है बैकग्राउंड से। देखिए यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो सॉरी फॉर दैट, इसलिए शोर तो थोड़ा बहुत हो ही सकता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 व्हाट आर सम ऑफ द इशू मेल नीड मेकअप फॉर। इसमें पूछा गया है कि जो हमारे मेल क्लाइंट होते हैं वो किस प्रॉब्लम की वजह से मेकअप करवाते हैं। तो इसका ऑप्शन है हमारा डिसेंडिंग हेयर लाइन्स एंड अनकेप्ट आईब्रोज। सेकेंड ऑप्शन हमारा ब्लेमिशेस एंड रेडनेस। थर्ड ऑप्शन है हमारा अंडर आई सर्कल्स एंड साइंस। फोर्थ ऑप्शन है हमारा ब्लेमिशेस एंड रेडनेस एंड अंडर आई सर्कल्स एंड साइन। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डिसेंडिंग हेयर लाइन्स एंड अनकेप्ट आईब्रो। इसका आंसर आएगा हमारा डिसेंडिंग हेयर लाइन एंड अनकेप्ट आईब्रो। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर सम ऑफ द इशू मेल नीड मेकअप फॉर, मतलब इनमें से किन समस्या, जैसे हमारे कौन सा इशू है जिसके लिए जो मेकअप मेल क्लाइंट होते हैं वो उनको मेकअप की ज़रूरत पड़ती है, मतलब किस प्रॉब्लम की वजह से जो मेल क्लाइंट होते हैं उनको मेकअप करवाना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन था हमारा राइट आंसर जो है वो डिसेंडिंग हेयर लाइन्स एंड अनकेप्ट आईब्रो। देखिए आंसर को भी समझते हैं। डिसेंडिंग हेयर लाइन्स मीन्स होता है जो हमारे हेयर लाइन्स होते हैं ना, उनकी जो बारीक रेखाएँ होती हैं, लाइन्स होती हैं वो, और एंड अनकेप्ट आईब्रो मतलब जो भावे होते हैं ऐसे बिखरी बिखरी आईब्रोज होते हैं, गंदी होती हैं, उनको बोलते हैं अनकेप्ट आईब्रो। मतलब जो हेयर की जो लाइंस होती हैं उनके लिए, उनकी वजह से, और जो हमारे आईब्रोज होते हैं देखिए मेल क्लाइंट के क्या होते हैं, आईब्रो बहुत ही घने होते हैं, ऐसे बिखरे बिखरे होते हैं, कभी कभी किसी के बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो क्या करते हैं, इसीलिए वो मेकअप करवाते हैं ताकि उनका फेस थोड़ा अच्छा दिखे, आईब्रो थोड़ा शेप में नज़र आए और हेयर लाइन जो है वो मिट जाए, इसीलिए मेल क्लाइंट होते हैं वो मेकअप करवाते हैं। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट ब्रशेज फॉर शेडिंग एंड हाईलाइटिंग। इसमें पूछा गया है कि किस तरह का ब्रश हम शेडिंग और हाईलाइटिंग प्रोसेस के दौरान यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्लश ब्रश एंड स्मॉल फैन ब्रश। सेकेंड ऑप्शन है हमारा क्रीज ब्रश एंड लार्ज फैन ब्रश। थर्ड ऑप्शन है हमारा एंगल ब्रश एंड कंसीलर ब्रश। फोर्थ ऑप्शन है हमारा एंकर ब्लश ब्रश एंड लार्ज फैन ब्रश। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए।
यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा एंगल ब्लस ब्रश एंड लार्ज फैन ब्रश। इसका आंसर हमारा आएगा एंगल ब्लस ब्रश एंड लार्ज फैन ब्रश। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस तरह के ब्रश का यूज हम करेंगे जब हम शेडिंग और हाईलाइटिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, हाईलाइटिंग यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा एंगल ब्रश और लार्ज फैन ब्रश राइट आंसर आएगा। देखिए फिर से देखते हैं, एक मिनट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ हमारे एंगल ब्रश और फैन ब्रश। देखिए जो एंगल ब्रश होता है ना, इसका यूज हम शेडिंग के लिए करते हैं। शेडिंग जैसे ये हमारे शेडिंग के लिए यूज़ करेगा। बाकी जो फैन ब्रश होते हैं इसका यूज हम हाइलाइटर का यूज़ करने के लिए, जैसे इसका यूज़ हम जैसे अपने चीक बोन पे, फोरहेड पर, चिन पर, नोज़ पर हाईलाइट करने के लिए इस फैन ब्रश का यूज़ करते हैं। देखिए हमारा एंगल ब्रश है वो शेडिंग के लिए यूज़ किया जाएगा और फैन ब्रश हमारा हाईलाइटर के लिए यूज़ किया जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या आएगा? एंगल ब्लस ब्रश एंड लार्जर फैन ब्रश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102। तो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर टू गेटिंग द क्लासिक आईब्रोज। इसमें पूछा गया है कि हम क्लासिकल आईब्रो जो होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए कितने घटकों का, कितने कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन दिए हमारे 3 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है हमारा 5, फोर्थ ऑप्शन है हमारा 8। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? 8। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 8। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। पूछा गया था हम जब भी कोई क्लासिकल आईब्रो चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितने कंपोनेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हम क्या होगा, 8 तरह के कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट इज़ द बेसिक आईलाइनर शेप दैट आर बेस्ट यूज फॉर बिगनर्स। देखिए इसे पूछा गया है कि किस तरह के आईलाइनर शेप का यूज़ हम करेंगे अगर जब कोई बिगनर है, जो नया आईलाइनर लगाना स्टार्ट कर रहा है, तो किस तरह के आईलाइनर शेप का यूज़ करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द स्ट्रेट आईलाइनर, मतलब सीधी आईलाइनर। सेकंड ऑप्शन हमारा द नेचुरल आईलाइनर, प्राकृतिक आईलाइनर। थर्ड ऑप्शन हमारा बोथ द स्ट्रेट आईलाइनर एंड द नेचुरल आईलाइनर। फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छे। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा हमारा बोथ द स्ट्रेट आईलाइनर एंड द नेचुरल आईलाइनर। देखिए जो बिगनर्स होते हैं, जो बिगनर्स किन्हें बोलते हैं, देखिए जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जो स्टार्टिंग में अभी आईलाइनर लगाना स्टार्ट किए हैं, अभी नए हैं, उन्हीं को हम बिगनर बोलेंगे। तो उनके लिए देखिए जो बेस्ट शेप होगा ना आईलाइनर का, वो होगा स्ट्रेट आईलाइनर। मतलब वो क्या करेंगे ना, अपने जो हमारे आईलैशेस की लाइंस होती है ना, उन पे एक स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे और बाकी जो कॉर्नर जो हमारे आई का एंड होता है ना, एंड पॉइंट होता है, वहाँ से एक सिर्फ सीधी लाइन निकाल देंगे। बाकी उसको कर्व करने की और बाकी कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके लिए इजी पड़ेगा। और जो हमारा क्या है सेकेंड, द नेचुरल आईलाइनर। देखिए तो नेचुरल आईलाइनर में क्या होगा, वो क्या करेंगे, जो हमारे आईलैशेस लाइंस होते हैं, आईलैशेस की लाइंस होती हैं, उन पर क्या करेंगे, बस उसी लाइन पर आईलाइनर लगा देंगे, बाकी कोई कॉर्नर नहीं निकालेंगे। तो वही होगा हमारा नेचुरल आईलाइनर। मतलब जो हमारे आई का नेचुरल शेप है, बस उसी पर आईलाइनर को लगा देंगे। तो ये हमारे जो दोनों शेप होते हैं, ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट होते हैं। जिन्हें अगर आईलाइनर लगाना नहीं आता है तो वो इन दोनों शेप को आसानी से लगा सकते हैं। इसमें ये बहुत टफ नहीं, ईजी हैं, तो उनके लिए ईजी पड़ेगा। तो राइट आंसर है बोथ। क्वेश्चन नंबर अब 104, विच पोर्सन ऑफ द हेयर इज केमिकल वेव सोल्यूशन एब्जॉर्ब फास्टर। मतलब इसमें पूछा गया है कि हमारा जब भी हम केमिकल वेव सोल्यूशन दे रहे हैं तो हमारे हेयर का कौन सा पोर्शन है वो जल्दी से एब्जॉर्ब करेगा केमिकल सोल्यूशन को। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एट क्राउन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा एट स्कैल्प, थर्ड ऑप्शन है हमारा वेयर पोरोसिटी इज़ ग्रेटेस्ट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा वेयर हेयर डेंसिटी इज़ ग्रेटेस्ट। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए।
यस, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, वेयर हेयर पोरोसिटी इज ग्रेटेस्ट। मतलब जो हमारी जो हेयर की पोरोसिटी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे हमारी जो केमिकल वेब सोल्यूशन है वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेंगे केमिकल वेब सोल्यूशन को। देखिए और बाकी जो 3 ऑप्शन है उनको समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ऐड क्राउन, मतलब क्राउन पर जल्दी से एब्जॉर्ब करेंगे। जी बिल्कुल नहीं, उसमें हेयर की कंडीशन ज़रूरत है। क्राउन और स्कैल्प से कोई मतलब नहीं है। स्कैल्प देखिए, सेकंड ऑप्शन हमारा स्कैल्प है। देखिए जब भी हम कोई भी केमिकल वेब सोल्यूशन देते हैं तो हम उस सोल्यूशन को क्या करते हैं, स्कैल्प पे कभी यूज़ ही नहीं करते हैं। जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं तो क्लाइंट के स्कैल्प को थोड़ा छोड़ कर ही हम कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं। थर्ड ऑप्शन तो हमारा राइट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन वेयर हेयर डेंसिटी इज़ ग्रेटेस्ट। देखिए पहले के क्वेश्चन में बताया गया था कि जहाँ पे हेयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हम उस पर कोई भी केमिकल सोल्यूशन कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं या हेयर स्टाइलिंग देते हैं, कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उन हेयर पे ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे सिंपली पूछा गया है कि किस हेयर पर जो हमारा केमिकल वेब सोल्यूशन है वो जल्दी से एब्जॉर्ब होगा। तो हमारा राइट आंसर आएगा वेयर हेयर पोरोसिटी इज ग्रेटेस्ट। फिर समझते हैं एक बार फिर से। एक मिनट, ये क्या हो रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे दिया है, आपको बताया गया हेयर पोरोसिटी। देखिए यहाँ यू मे हैव हियर द टर्म हेयर पोरोसिटी एंड वंडर्ड व्हाट इट मीन्स। मतलब इसमें बताया गया है कि आपने हेयर पोरोसिटी का तो नाम सुना होगा लेकिन आप आश्चर्य होंगे जान के कि इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ आगे है इसेंशियली हेयर पोरोसिटी इज़ अबाउट योर हेयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन मॉइस्चर। मतलब हालांकि इसमें बताया गया है कि जो हेयर पोरोसिटी है ना इसके बारे में कि मतलब ये हेयर की योग्यता को बताता है कि वो जो है वो हमारे जो मॉइस्चर हैं उनको कितने जल्दी एब्जॉर्ब करता है, रखता है। और आगे है द पोरोसिटी ऑफ योर हेयर इफेक्ट्स हाउ वेल ऑयल्स एंड मॉइस्चर पास इन एंड आउट द आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ योर हेयर नोन एज द क्यूटिकल। किसमें बताया गया है कि हमारे जो हेयर पोरोसिटी हैं वो हमारे हेयर को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, वो कितना हमारे हाउ वेल मतलब वो कितना हमारे ऑयल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं हमारे आउटर मोस्ट लेयर पे। मतलब देखिए जो हेयर पोरोसिटी है इसमें क्या होता है, जो हमारे बालों की योग्यता को बताता है कि हमारे बाल जो हैं वो ऑयल मॉइस्चर को कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये हमारी जो देखिए इसमें बताया गया है हेयर पोरोसिटी टेस्ट करना। देखिए इधर हेयर पोरोसिटी आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपके बालों की जो पोरस क्षमता है ना, पोरस एबिलिटी है वो कितनी है। कि आप क्या करेंगे, एक ग्लास में वाटर ले लेंगे पानी, उसमें आप अपने हेयर के छोटे से पार्ट को, छोटा सा हेयर के एक पार्ट को कट कर लीजिए, उसको आप ना वाटर में डाल दीजिए पानी में। अगर आपका ना बाल पानी के उसे ऊपर से तैर रहा है ना तो आपकी जो बालों की पोरोसिटी एबिलिटी है ना वो कम है। मतलब उस हेयर में अगर आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं ना तो वो उसमें बहुत टाइम लगेगा कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट एब्जॉर्ब करने में। और वो फिर क्या करेंगे आप, अगर जो सेकंड यहाँ पे अगर आपका बाल क्या होगा मिडिल में, पानी के मिडिल में रहेगा तो हमारा जो हेयर है ना वो उसका जो हेयर पोरोसिटी एबिलिटी है वो मीडियम है। तो इसमें ना तो बहुत कम टाइम लगेगा ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आपका बाल जो है ना वो पानी में एकदम डूब जाता है एकदम, तो वो उसमें क्या होगा, हमारी जो बालों की पोरोसिटी एबिलिटी है ना, बालों में कुछ भी सोखने की जो क्षमता है ना वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे हेयर में अगर आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं ना तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आएगा हमारा वेयर हेयर पोरोसिटी इज़ ग्रेटेस्ट। मतलब जहाँ पर हेयर की पोरोसिटी जो पोरस क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे हमारे जो केमिकल वेब सोल्यूशन होते हैं वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। इसमें पूछा गया है बिफोर गिविंग ए केमिकल वेब द हेयर शुड बी। मतलब केमिकल वेब देने से पहले हमारे बाल होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्लाइटली डैम्पेंड, सेकेंड ऑप्शन है ब्रश्ड विगोरसली, थर्ड ऑप्शन है हमारा गिवन ए क्रीम रिंस, फोर्थ ऑप्शन है हमारा एनालाइज्ड एंड शैम्पूड। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, वेरी गुड वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या आएगा, एनालाइज्ड एंड शैम्पूड। देखिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। पूछा गया था जब भी आप कोई केमिकल वेब देने जा रहे हैं या फिर केमिकल वेब कोई पम्पिंग के नाम से भी जानते हैं, तो हम अपने बालों पे पम्प करने जा रहे हैं तो हमारे बाल कैसे होने चाहिए।
तो ये हमारा राइट आंसर क्या आया था, एनालाइज्ड एंड शैम्पूड, मतलब बालों को एनालाइज कर लेंगे, उसकी कंडीशन को जांच लेंगे कि हमारे बाल कैसे हैं, उस पर केमिकल वेब सोल्यूशन केमिकल जो वेब प्रोसेस हम दे रहे हैं वो इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा, कहीं हमारे बाल और भी डैमेज तो नहीं हो जा रहे हैं, बाल थिन हैं, थिक हैं, ड्राई हैं, डैमेज है, किस तरह है उसके हम एनालाइज करेंगे। एंड शैम्पूड मतलब और जो धुले होने चाहिए। देखिए जब भी हम किसी भी क्लाइंट के बालों पे क्या नाम पम्पिंग कर रहे हैं, केमिकल वेब दे रहे हैं, तो हमारे क्लाइंट के बाल क्या होंगे, धुले होने चाहिए। इसलिए जो केमिकल वेब होता है प्रोसेस, उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने क्लाइंट के बालों को शैम्पू ही करते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। ओके, देखिए यहाँ राइट आंसर क्या है हमारा, एनालाइज्ड एंड शैम्पूड। यहाँ पे आंसर की आपके अटैच हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए आई थिंक आप सभी लोग को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ सकें, नॉलेज ले सकें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। बाकी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का डाउट है तो कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर क्वेश्चन का कोई डाउट है तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।